ये इसके पीछे एक बड़ी गेम थी, एक बड़ी साजिश थी, पाकिस्तान के हवाले से भी एक बड़ा प्लान था। का 2 एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं इसराइल को, 2, एक है ईरान से, दूसरा है पाकिस्तान से। तो वैसे पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि इंटरनेशनल वॉर्स की बात करना बनता नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे अपने बैकयार्ड्स पे इतनी वॉर्स मौजूद हैं कि कभी पुलिस और फौज की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी नोशकी में अटैक हो रहा है और ये सब खत्म हो गया है। तो ईरान ने क्या किया है आप मुझे बताएं, कितने लोगों को मारा है ईरान ने? एक लड़की जख्मी हुई है, मैंने सुना है, 7 साल की लड़की। और आप कह रहे हैं 3 रनवे खराब हुए हैं, तो वो ये 3 रनवे, वो तो ईरान बकौल इजराइल कह रहा है कि हमारे प्लेन्स जा रहे हैं आ रहे हैं नॉर्मली, और उन्होंने एक वीडियो भी बताया उसके बारे में। चलिए मान जाते हैं 1-2 रनवे को थोड़ा सा नुकसान होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम भूल जाते हैं कि नेतन्याहू ने पब्लिकली कहा है, बल्कि एक वीडियो बनाया है, बिठाया हुआ है उसको अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली से बात कर रहा है और ये चल रहा है, और वो कह रहा है कि इजराइल का 2 एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं इसराइल को, 2, एक है ईरान से, दूसरा है पाकिस्तान से। अपने फैमिली को बिठा के वीडियो पे पब्लिकली ये कह रहा है। उसको तो मौका चाहिए, उसको मौका चाहिए कि उसके F-35s, डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब हैं उसके पास। बार बार इन्होंने ड्राई रन्स किया है। क्या आप भूल जाते हैं कि 3 दफे इजराइल और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान के एटॉमिक फैसिलिटीज को बम करना चाहते थे? आखिरी द लास्ट जब आपने पढ़ा होगा कि जियाउल हक जाके खुद गया क्रिकेट का बहाना लगा के दिल्ली, और आंख में आंख मिला के राजीव गांधी को कहा कि बच्चों हम जानते हैं तुम लोगों का क्या प्लान है, और अगर कुछ होगा तो हम ठीक ठाक जवाब देंगे। तो जब हमें पता है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं, और जब हमें पता है कि 300 मिसाइल्स उन पे गिरे हैं, और जब हमें गिरे नहीं है माने कि अटैक हुआ है, तो वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई अभी तो मुझे बहाना मिल गया है, और उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। अच्छा, भूले मत ये चीजें। हमने तो कुछ ये जंग इज फोरऑर्डेन्ड, ये जंग उनके बिल्कुल बैठा हुआ है उनके अंदर कि अमेरिका के ईरान। लेकिन साहब हमारी बारी क्यों आएगी सर? आपने बड़ी अहम बात कर दी है कि हमारी बारी आएगी, क्यों? हमने तो कुछ किया ही नहीं सर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वो वेपन्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। अब देखिए ये जो ईरान का हमला है, ये क्या बता रहा है आपको? अमेरिका को उन्होंने बताया कि हम हमला कर रहे हैं, मगर पता क्या, ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे जितना हम समझते हैं करना चाहिए, कोई उसमें मॉडरेशन होगा। और अमेरिका कह रहा है हाँ हम कोई ऑफेंसिव एक्शन तुम्हारे को हम उनके साथ मिलके नहीं करेंगे, हाँ उनको डिफेंड करेंगे मगर ऑफेंसिव एक्शन नहीं। ये सब क्यों हो रहा है भाई? ये किस्म का नूरा कुश्ती क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अगर उनको पता चलता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो कभी ऐसी बातें नहीं होती, वो कभी अटैक ही नहीं होता। अच्छा, मगर इसलिए और ईरान जो है, अगर उनके पास वाकई होता, अगर ये जो चंद महीने मिले थे उनको 2, 3, 4, जब ट्रंप ने वो एग्रीमेंट खत्म किया, IAEA के इंस्पेक्टर्स चले गए थे, और वो था मौका जो एनरिचमेंट प्रोसेस को बंद करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। उन्होंने नहीं किया, या अगर किया हमें तो नहीं पता है, बस लगता है कि नहीं किया। अगर करते और उनको कॉन्फिडेंस होता तो ये सिग्नल करते कि हमारे पास वो चीज है जो तुम समझते हो हमारे पास नहीं है, तो आओ बच्चू करो और देखो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे ये लगता है, आप मुझे बताएं, 1 मिनट, एक सवाल मेरा आपको और फिर खत्म। मैं नॉर्थ कोरिया कितना बड़ा थ्रेट है? किसको थ्रेट है भाई? अमेरिका को। नॉर्थ कोरिया लांडी के बराबर पॉपुलेशन है उसका। और आप देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट जाता है, 3 दफे उसको मिलता है, सिंगापुर में मिलता है, कोरिया जाके उसको मिलता है, क्यों? Tell me one reason why the American president should go to North Korea. He has nukes. ठीक है कि नहीं? Of course, he has nukes which can take out Los Angeles in maybe less than an hour. क्या बातें
तो वैसे पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं कि इंटरनेशनल वॉर्स की बात करना बनता नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे अपने बैकयार्ड्स पे इतनी वॉर्स मौजूद हैं कि कभी पुलिस और फ़ौज की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी नोशकी में अटैक हो रहा है और कभी स्टेट टेररिज्म का मुकाबला कर रही है तीनों तरफ से। लेकिन अब मसला ये होता है कि किसी भी आलमी जंग में पाकिस्तान में बहुत से लोग एक साइड पिक करके जिंगोइज़म फैलाना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए फिर बात करनी पड़ जाती है। 2 महीने पहले यही पाकिस्तानी ईरान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी, चूँकि उससे पहले जैश अल-अदल के टारगेट्स पर ईरान ने हमला किया, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमसे पंगा ना लें वरना नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे। हमने तो बजट भी सारा जंगी सामान पे लगा दिया, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए हमसे। आज उसी ईरान को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आयरॉनिकली 2 महीने में हमारी इंटरनेशनल आइडियोलॉजी चेंज हो गई है। ये क्यों हुई है? वो इसीलिए कि ईरान ने हफ्ते की रात को इसराइल पर 350 मिसाइल फायर किए और इन 350 में से चंद ही आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइल की टेरिटरी पर गिर सके। बाकी 99% इंटरसेप्ट कर लिए गए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काफ़ी सेंसिटिव है और वो एयर स्पेस में किसी मिसाइल के पहुंचने से पहले ही उसको शूट डाउन कर देती है। हाँ, अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो तब उसकी एक्यूरेसी में फ़र्क आता है, जिस तरह हमास के अटैक के वक्त आया था। तो इसमें से बेशतर जो थे वो ड्रोन्स थे, जिनकी स्पीड बहुत स्लो थी। 8-10 घंटे इसराइली बैठ के इंतज़ार करते रहे कि कब ये यहाँ आकर गिरेंगे, लेकिन वो बहुत आहिस्ता और बहुत सुस्त रवि से आगे चल रहे थे। लेकिन साथ साथ इसमें कुछ हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे, जिनकी रफ्तार के बारे में कहा जाता है कि वो जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे डबल है और वो 15 से 20 मिनट में ये जो फासला है तकरीबन 1600 मील का इसराइल और ईरान के दरमियान इसको क्रॉस कर लिया इतने कम टाइम में उन्होंने। तो वो कुछ मिसाइल्स ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस किया आयरन डोम को, और बताया गया कि नेवाटेम एयरबेस जो इसराइल में मौजूद है वहाँ कुछ नुकसान पहुँचा, लेकिन कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई। आपके जहन में आ रहा होगा अचानक से ये अटैक क्यों किया? बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है या फिर वो खुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से एट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं, दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डिलूजन एज़ ऑलवेज़। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने सिर्फ अपनी टेरिटरी पे अटैक का बदला लिया है। उनकी टेरिटरी पे अटैक कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ कि दमास्कस में जो एम्बेसी थी ईरान की, 1 अप्रैल को इसराइल ने उसको टारगेट किया। वहाँ पर 7 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई और IRGC के लोग, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो फोर्स है उनकी, उसके लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट जो उनके कमांडर थे, ब्रिगेडियर जनरल रज़ा जाहिदी, उनकी कैजुअल्टी भी रिपोर्ट की गई। तो इसका बदला लेने के लिए ईरान ने यह फ़ैसला किया कि अब बहुत हो चुका है, क्योंकि पहले इसराइली पॉलिसी ये थी कि जो प्रॉक्सीज़ थी ईरान की उनको टारगेट किया करते थे, या फिर छुप छुपा कर या स्टिंग ऑपरेशन से या इस तरह के वाक़यात में किसी साइंटिस्ट को असैसिनेट कर देना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा होता था, या फिर इसराइल के किसी जर्नल को टारगेट करना US की तरफ से, जैसे सुलेमानी को 2020 में किया गया था। ऐसे वाक़यात हुआ करते थे। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बहुत ही कम हुई है। लेकिन अब आकर हमने देखा कि डायरेक्टली एम्बेसी पे अटैक कर दिया, जो कि फ़ॉरेन सॉइल के लिहाज से कंसीडर की जाती है और वो टेरिटरी एक लिहाज से इनवॉयलेबल होती है। तो इसके बाद ये अटैक सामने आया। और अगर आपको ये लगता है कि इस अटैक का पहले अमेरिका को या UK को या फिर जो इसराइली आर्मी है, IDF है, उनको इल्म नहीं था, ये भी गलत है। तकरीबन 72 घंटे पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि हम अटैक करेंगे, और यही ये बताता है कि असल में पर्पज़ ये नहीं था कि वहाँ पर लोगों को मारना है या फिर जंग का आगाज़ करना है, बल्कि इंटिमिडेट करने का पर्पज़ था। और जो इससे पहले वाक़यात इसराइल ने किए ईरान के अगेंस्ट, उसको बराबर करने का पर्पज़ था, जिसको हम एक लिहाज से कहते हैं कि रिजम्पशन ऑफ ऑनर, कि जो आपका मोराल होता है उसको आप रिज्यूम करते हैं और एक स्टेलमेट की पोजीशन पे पहुंचते हैं, अवेंज करते हैं, बदला लेते हैं। तो ये सब होने के बाद इससे पहले हिजबुल्लाह को जो हथियार बांटा करता था ईरान, उसको रोकने के लिए इसराइल कार्रवाइयाँ करता रहा, लेकिन ये एम्बेसी के अटैक के बाद ईरान काफ़ी इंस्टिगेट हुआ और उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। साथ साथ ये कि 1973 की यौम किपुर वॉर, जिसमें इसराइल की जो होली नाइट थी उस पर अटैक किया था अरब अलाइंस ने, उसके बाद ये पहला हमला है जो कि बाहर किसी और मुल्क की तरफ से किया गया इतने लंबे अरसे के बाद। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल एक्सपोज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उससे उनको नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ही बताया जा रहा है कि एक रात में $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है इसराइल को। यानी कि इसके पीछे एक बड़ी गेम थी, एक बड़ी साजिश थी, पाकिस्तान के हवाले से भी एक बड़ा प्लान था, जिसे इस झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर इन नाम निहाद सो कॉल्ड दानिश्वरों ने अमली जामा पहनाना था। सोशल मीडिया पर मेरे मौकिफ को गलत कहने वाले जरा अब गौर से सुने, और गौर से सुनने के लिए पहले जो तासुब की आप लोगों ने ऐनकें लगाई हुई ना, उतार के फेंकें। अब देखें मुझे और सुने, सच समझने में जरा आपको आसानी होगी। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में वाज़ेह किया कि ईरान ने अपने सिफारत खाने पर हमले का बदला लिया। ये गजा पर इसराइली हमले का बदला हरगिज नहीं था।
आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं और इस बात की तस्दीक ईरानी हुकाम ने भी की और पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने भी यही बात की, वाज़ेह किया, जो कि कल मैं कर रही थी कि ईरान और इसराइल के जो मौजूदा तनाज़े है उसका फ़लस्तीनी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे ईरान इजराइल के बीच में जो अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है और यह कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। इसी बीच अमेरिका ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जैसा कि साजिदार और आलिया शाह ने भी हमें बताया कि कैसे इजराइल के ऊपर ईरान 100 से भी ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है और वह मान नहीं रहा है, वो लगातार ये हमले कर, और इजराइल को ये पहले से पता था और उसने अपना जो आयरन डोम सिस्टम होता है वो पहले से ही एक्टिवेट कर लिया। तो आपका क्या राय है इस वीडियो के ऊपर हमें जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मजेदार वर्ल्ड अफेयर की लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।